ट्वेल्थ फिजिक्स का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं। व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज का मोशन में स्टडी करना ही उसका करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम फर्स्ट यूनिट पढ़ चुके हैं, उसमें चार्ज इन रेस्ट, चार्ज जब रेस्ट में हो तो उसकी स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जब चार्ज इन मोशन, चार्ज जब मोशन में हो तो उसकी स्टडी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिक, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज को फ्लो होने की जो रेट है उसी को हम करंट, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। I = Q/T इसका फॉर्मूला होता है, और ऐसा यूनिट इज एम्पियर, इसकी ऐसा यूनिट एम्पियर होती है। और ये जो 1 एम्पियर है, करंट इज 1 एम्पियर इक्वल टू चार्ज Q फॉर कूलॉम, Y 1 सेकेंड। यानी 1 एम्पियर जो करंट होता है वो 1 कूलॉम पर 1 सेकेंड के इक्वल होता है। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसको एक इलस्ट्रेशन, एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि करंट एक इलेक्ट्रिक क्वांटिटी है वो कैसे है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें एक ब्रांच ये आ रही है जिसमें 3 एम्पियर करंट है, और एक सेकंड ब्रांच ये है इसमें 4 एम्पियर करंट है, और ये दोनों ब्रांच एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। तो इसका जो रिजल्टेंट जाएगा वो इस ब्रांच में जाएगा। मान लिया ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। तो O हमारा 3 एम्पियर, BO 4 एम्पियर, और OC ब्रांच में कितना करंट होगा। तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। यहाँ पर करंट के साथ ये हो रहा है कि वो उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, क्योंकि करंट फ्लो इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फ्लो होता है, क्योंकि उसमें जो हाई पोटेंशियल होता है उधर से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होता है। तो इसमें यहाँ पर है कि करंट मैग्नीट्यूड भी रखता है, कुछ एम्पियर भी होता है, और उसका कुछ डायरेक्शन भी होता है। फिर भी उसको हम स्केलर कहते हैं। ऐसा क्यों? करंट स्केलर क्यों है? जबकि करंट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो रहा है, डायरेक्शन भी होता है, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिस क्वांटिटी के अंदर होती हैं वो सभी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। लेकिन फिर करंट के साथ ऐसा क्यों? तो उसके लिए हमने एक इलस्ट्रेशन एग्जांपल से आपको बेटर तरीके से समझाने के लिए बना लिया। 90 डिग्री पर है, मान लीजिए हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो है फोर्स है, और इसी तरह से फोर्स एक ऐसे करके F1 = 3 न्यूटन, और दूसरा फोर्स है F2 = 4 न्यूटन। तो और इनके बीच में यहाँ 90 डिग्री है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इधर होगा, सेम ऐसे ही होगा रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट F होगा। तो ये 3 न्यूटन 4 न्यूटन, इधर कितना फोर्स लगाएंगे? इधर C डायरेक्शन में O से C की तरफ इनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? इस रिजल्टेंट फोर्स को निकालने के लिए हमने एक वेक्टर फॉर्मूला पढ़ा था जिसको बोलते थे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट का फॉर्मूला होता था रिजल्ट = A² + B² + 2AB और cos थीटा, और उस पर आता था √। यहाँ पर A की काम कर रहा है F1 और B का काम कर रहा है F2। तो हम यहाँ से रिजल्ट का काम कर रहा है F, तो यहाँ लगा देंगे F = F1 की जगह 3², F2 की जगह 4² + 2A की जगह 3, B की जगह 4 और cos 90 डिग्री। और हम जानते हैं cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये हमारा थर्ड वाला स्टेप हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा F सॉरी वो उसको उधर दिख नहीं रहा होगा, तो हम इसको एक स्टेप इधर नोट कर लेते हैं कि जैसे ये हमारा बन गया है R होता है A² + B² + 2AB cos थीटा √। और यहाँ पर हम कह सकते हैं तो F हो जाएगा तो 3² + 4² + 2 × 3 × 4 × cos 90 डिग्री। और ये थर्ड वाला स्टेप जो cos 90 डिग्री वाला है वो स्टेप क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ये स्टेप 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 + 16 और इसका √25 25, और 25 का रूट होता है 5।
यानी फाइनली 5 न्यूटन फोर्स इस पे आ रहा है। इस पे कितना फोर्स आ रहा है? 5 न्यूटन अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन लॉ। ये वेक्टर एडिशन लॉ को भी फॉलो कर रहा है। तो वेक्टर है तो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करने में क्या बुराई है? जब वेक्टर क्वांटिटी है तो वो तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए वेक्टर एडिशन लॉ है ही, तो उसको तो वो फॉलो करेगा ही। तो उसने फॉलो किया, तो यहाँ 3 न्यूटन या 4 न्यूटन, तो यहाँ हो गया 5 न्यूटन। अब का वही 7 होना चाहिए, 2 न्यूटन क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन ही कुछ ऐसी है। ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करते हैं। अगर ये 7 का 7 कर लेता तो वेक्टर क्यों होता? फिर तो स्केलर हो जाता, क्योंकि स्केलर में डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करता है, तभी तो ये वेक्टर है। ऐसे ही अब हम यहाँ देखते हैं करंट के साथ वही पोजीशन बनाई, वो भी फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है? मैग्नीट्यूड को फॉलो कर रहा है। फर्स्ट स्टेप को फॉलो कर रहा है ये भी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसमें होते हैं वो वेक्टर होते हैं, तो इसने वो आधी बात तो फॉलो कर ली। वेक्टर में क्या कि मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, तो ये तो आपका वेक्टर वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। लेकिन आगे देखते हैं कि वो आगे भी रिजल्टेंट में भी वेक्टर की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो यहाँ हम देखते हैं, तो यहाँ जो OC की तरफ है वहाँ कितना एम्पियर आ रहा है? 7 एम्पियर आ रहा है। 7 एम्पियर आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। जब ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो काहे का ये वेक्टर हो गया? फिर तो स्केलर हुआ ना। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? इसलिए स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ। और ये वेक्टर एडिशन लॉ को ये फॉलो करता है। जैसे फोर्स है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर एडिशन लॉ को उसने फॉलो किया है, तो यहाँ रिजल्टेंट में फोर्स क्या हुआ? 5 न्यूटन हुआ। यहाँ पर रिजल्टेंट में फोर्स एम्पियर कितना हुआ? 7 हुआ, क्योंकि इसने एम्पियर को, इसने वेक्टर को फॉलो नहीं किया है, एम्पियर को डायरेक्टली ऐड हो गया है। डायरेक्टली ऐड होने वाली क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो स्केलर होती हैं, तो ये स्केलर को यहाँ रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको यहाँ वेक्टर में नहीं रखा गया। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। देखिए यहाँ पर करंट डेंसिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है। करंट डेंसिटी क्या होता है? तो द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, एक पर यूनिट एरिया में से पास होने वाले करंट, एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ चार्ज। एरिया कैसा होना चाहिए? एरिया होना चाहिए परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो होने के परपेंडिकुलर एरिया हो, उस एरिया से पास होने वाला जो करंट हो उसको बोलते हैं भैया करंट डेंसिटी जे। करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं। जे इक्वल टू फॉर्मूला होता है I/A। I/A का मतलब होता है करंट पासिंग थ्रू पर, ये वाला साइन है ना, पर का साइन है, पर यूनिट एरिया। जो अपॉन में आता है वो यूनिट होता है वैल्यू। तो करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इसका यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आई का एम्पियर, ए का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमें एक डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से परपेंडिकुलर होना चाहिए एरिया। तो यहाँ पर ये करंट फ्लो हो रहा है। मान लीजिए यहाँ कोई हमने एक सेल लगा रखा है, उस सेल ने यहाँ पर इस तरह से चार्ज फ्लो इन द पॉजिटिव वे, पॉजिटिव वे इधर होगा और ये नेगेटिव इधर होगा। चार्ज हमेशा पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब ये चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है, तो जब ये चार्ज फ्लो होगा तो इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया कहाँ बनेगा? यहाँ पे मान लीजिए ये है क्रॉस सेक्शन एरिया। अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे है? परपेंडिकुलर है। तो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया, इसमें होकर के जितना चार्ज, जितना करंट पास हो जाएगा उसी को हम बोल पाएंगे करंट डेंसिटी। अगर यही एरिया हमने इस तरह से लिया होगा ऐसे करके, तो ये वाले एरिया से भी चार्ज पास हो रहा है और इस वाले एरिया से भी चार्ज पास हो रहा है। फिर प्रॉब्लम क्या है? चार्ज तो दोनों एरिया तो उसी में है, उसी कंडक्टर के अंदर है। चार्ज इससे पास हो रहा है, चार्ज इससे पास हो रहा है, फिर क्या प्रॉब्लम है? नहीं भैया, इससे नहीं, इससे पास होना चाहिए परपेंडिकुलर। इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई? एरिया बड़ा हो गया थोड़ा। अब इस एरिया को बड़ा हो गया तो इसमें प्रॉब्लम आ गई है।
इसलिए परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए। अगर ये आपका ये वाला गिवन है, इस तरह का एरिया गिवन है इस तरह से, तो और यहाँ कुछ एंगल हो रहा होगा उसके बीच में, तो आप क्या कर लेंगे, ऐसी कंडीशन में अगर एरिया परपेंडिकुलर नहीं है और आपको तो चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन परपेंडिकुलर एरिया चाहिए, तो वहाँ पर अगर आपको करंट डेंसिटी निकालना पड़े तो आपको एंगल ये बना हुआ है इन दोनों के बीच में, ये एंगल है, एंगल थीटा, तो आपको ये थीटा वाला जो एंगल है तो आपको ये वाला एरिया चाहिए, तो एंगल की तरफ इसका कंपोनेंट बना लेंगे, तो J इक्वल टू हो जाएगा I/A cos थीटा। देखिए वैसे तो ये परपेंडिकुलर एरिया गिवन होगा तो हमारा ये डायरेक्ट फॉर्मूला काम कर जाएगा। अगर वो परपेंडिकुलर एरिया नहीं, ये पेन है, इसको ऐसे कट कर दिया, ऐसे करके कट कर दिया जाए, ऐसे करके कट कर दिया जाएगा तो यहाँ एक स्लाइस बन जाएगा, एरिया स्लाइस हो जाएगा। ये जो ये वाला एरिया है ना, ये एकदम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर एरिया है, क्रॉस सेक्शन है, तो इसको तो हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया। उसी क्रॉस सेक्शन एरिया से जो करंट पास हो रहा है उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या हुआ, जो परपेंडिकुलर एरिया से, पर यूनिट एरिया से जो करंट पास हो रहा है उसकी वैल्यू को बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो ये बात समझ में आ गई होगी।